Welcome to the first episode of the Legal Council. Today, we plan to talk about postgraduate study options after completing your LLB degree in Pakistan. To discuss this further, we have invited Mr. Abdul Qadir, who is a faculty member and the director of Denning Law School, and as he is famously known, Sir AQ. Assalamu alaikum, Abdul Qadir sahab. Kaise hain aap? Assalamualaikum, kaise hain aap? Thank you very much for having me here. It's a pleasure to have you here today. So, आज we would like to talk to you about law and future prospects, especially academic career. हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो LLB कर चुके होते हैं और फिर वो चाहते हैं कि they would like to now study abroad or even study something in Pakistan या फिर करियर की तरफ. तो बहुत सारे सवालात होते हैं. तो एक बच्चा जो LLB ग्रेजुएट करता है उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, LLB अगर एक स्टूडेंट पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने कहीं ना कहीं एक लाइफ में डिसीजन बनाया हुआ है कि मुझे लॉ प्रोफेशन की तरफ जाना है. इन टुडेज डे अभी there's a lot of confusion regarding careers generally because of the fact that there are so many options for students that they're not really able to pick one conclusively. So देखिए, ये जो डिसीजन है कि पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन लॉ के बाद क्या लेनी चाहिए, वेदर लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्या वर्थ भी है कि नहीं है, these decisions are to be taken not in the final year of law, but rather there has to be incremental planning done from the first year of law and once you get into the degree itself. So थोड़ा सा अगर हम जनरल डिस्कशन करें, राइट, तो अगर एक स्टूडेंट है एंड वो स्टूडेंट लॉ की डिग्री परस्यू करता है, अब उन्होंने आइदर लोकल लॉ किया हो पाकिस्तान के अंदर कोई लोकली चार्टर्ड यूनिवर्सिटी से विच इज़ अ 5 ईयर प्रोग्राम, या कोई फॉरेन लॉ डिग्री की हो बाहर जाके यूके जाके 3 ईयर प्रोग्राम होता है, या पाकिस्तान में रह के यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का कोर्स किया हो LLB ऑनर्स फॉर 3 ईयर्स. आफ्टर दैट दे कैन डिसाइड. नाउ व्हाट इज़ टू बी डिसाइडेड फर्स्ट? इट्स नॉट कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन लेनी क्या है. द डिसीजन हैज़ टू बी दैट मुझे कौन से करियर में जाना है. सो लेट्स से इफ़ वी टॉक अबाउट लॉ के अंदर एक जो सबसे जो उसका ट्रेडिशनल करियर ऑप्शन है, इट इज़ लिटिगेशन. नाउ लिटिगेशन इज़ योर कोर्ट प्रैक्टिस दैट यू बिकम अ कोर्ट लॉयर. सो व्हाट डू? यू गो टू कोर्ट, यू आइदर यू टेक केसेस. अब जज के सामने जाते हैं, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे क्रिमिनल केस हो, सिविल केस हो, या कोई और डिस्प्यूट हो, एंड आप अपने क्लाइंट के लिए रिलीफ लाते हैं, एंड दैट्स व्हाट लिटिगेशन ट्रेडिशनली इज़. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान इन पर्टिकुलर, तो पाकिस्तान के अंदर कोर्ट प्रैक्टिस के लिए पहले तो हमें कोर्ट का लाइसेंस चाहिए, जो आप LLB डिग्री पहले लेंगे, फिर आप बार काउंसिल की रिक्वायरमेंट्स है, उसके अंदर आपको 6 महीने किसी लॉयर के साथ प्रैक्टिस करना पड़ता है, फिर एक एग्ज़ाम देना पड़ता है लॉ गैट का, उसके बाद आपको एक इंटरव्यू होता है, और प्रोविंशियल बार काउंसिल जहाँ पे भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं जिस प्रोविंस में, वहाँ से आप लाइसेंस लें और आप अपना लिटिगेशन प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं. सो टेक्निकली स्पीकिंग, to become a practicing litigator, you don't need anything after your LLB. यानी कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है उसके बाद बाहर जाने की या लोकली पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है. आप जाएं और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दें, and then there are routes within that, and it takes a lot of years to actually master the practice of law. The senior lawyers वो अभी आज भी कहते हैं we're in our learning stage. अब दूसरा ऑप्शन क्या होता है स्टूडेंट्स के पास, दैट दे कैन गो इनटू द सेकंड ब्रांच विच इज बिग ब्रांच, विच इज योर कॉर्पोरेट लॉ. नाउ कॉर्पोरेट लॉ इज where you are not a court lawyer in simple sense. You are representing businesses. You are kind of executing transactions जहाँ पे आप technically represent कर रहे हैं clients को, local investors को, foreign businesses को, जहाँ वो अपनी बिजनेस प्रैक्टिस को अकॉर्डिंग टू लॉ, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, उनकी जनरल रिक्वायरमेंट्स, कोई मर्जर एक्विजिशंस हो, कोई फाइनेंसिंग लेनी है, कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कोई इस तरह की चीज़ें जो कोर्ट बेस्ड नहीं है. अदर देन दैट, सो दैट इज़ ऑल अबाउट दैट्स कॉर्पोरेट लॉ इन अ नटशेल. तो उसके लिए भी देखा जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है. इट्स नॉट अ प्री रिक्विजिट टू प्रैक्टिस लॉ. सो नाउ अगर हम LLB करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एंड आई थिंक एक कल्चरल माइंडसेट भी बना हुआ है पेरेंट्स का. इफ़ यू टॉक अबाउट द लास्ट 50-60 ईयर्स, एज सोसाइटी इज़ प्रोग्रेसिंग, पहले के ज़माने में होता था कि भाई बैचलर्स करे फिर मास्टर्स के लिए जाना चाहिए,
और मास्टर्स करके अगर आएंगे तो बेहतर नौकरी मिलेगी, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, बाहर का एक एक्सपोजर मिल जाता है आपको, आपकी सैलरी ज़्यादा होती थी कंपेयर टू पीपल हु जस्ट ग्रेजुएटेड लोकली बिकॉज ऑफ योर नॉलेज बेस. बट अब अगर हम देखें आज के दिन में टाइम इज़ वेरी मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वालिफिकेशंस. आज किसी से भी पूछे आप, बड़े जो सक्सेसफुल लॉयर्स हैं और एनी अदर इंडस्ट्री में कोई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो they would definitely agree to the fact that today the world has become so fast that saving time is necessary. And that is the very reason that a lot of people choose the 3-year LLB instead of the 5-year LLB, which is your local LLB, because they save on 2 years. The world is progressing. यूके के अंदर पहले से ही डिग्रीज, जो बैचलर डिग्रीज है, वो 3 साल की होती है, right? And here in Pakistan, we have a 4-year bachelor degree generally. So students who go to the UK, they technically graduate earlier, so they can get into the workforce early as well. अब इसको वापसी राउंड करते हुए हम पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन पे आते हैं. सो पहला सवाल, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन करनी क्यों चाहिए? नंबर 1, यू गेट टू गो अब्रॉड. Now, whether it's the UK, the USA, Canada, Australia, outside of Pakistan, or within Pakistan, it's just that you get an added qualification, you get the knowledge, and then that knowledge can be used in your future careers. But for that, again, like I said, proper planning is very necessary from the first year of LLB. अब देखें, लॉ की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के अंदर पहला जो ऑप्शन आता है, जो एज ओल्ड ऑप्शन है लॉ के प्रोफेशन में, is that you go and do your bar from the UK. तो आप बैरिस्टर बन जाएंगे. अगर आप यूके का बार एग्ज़ाम दे के आप कंप्लीट करेंगे तो यू बिकम अ बैरिस्टर, यू गेट अ टाइटल ऑफ अ बैरिस्टर. सो यू कैन पुट बैरिस्टर ABCD बिफोर योर नेम, विच इज़ टेक्निकली ऑन ऑनर. अब लेट्स गो टू द वेरी बेसिक्स. पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947 एंड हम लोग, वी वर अ कॉलोनी ऑफ द यूके. एंड जब वो हमें आज़ादी दे के गए तो उस टाइम पे वो बहुत सारी चीज़ें अपनी छोड़ के भी गए हमारे पास, इंक्लूडिंग द लीगल सिस्टम. ऑब्वियसली इट इज़ प्रोग्रेस्ड फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स एंड द फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन यूके एंड पाकिस्तान, बट जो बेस लाइन हमारा कॉमन लॉ सिस्टम है वही है. अब जब ये इंडिपेंडेंस हुई, हमारे कोर्ट्स इंडिपेंडेंट हो गए एंड पाकिस्तान की डेवलपमेंट होना शुरू हुई, जुडिशल सिस्टम की डेवलपमेंट होना शुरू हुई, तो उस टाइम पे भी ऑब्वियसली वकील हजरात होते थे. एंड a select few lawyers who could afford and who had that kind of resources ended up going to the UK and they gave their bar exam. Now, bar exam technically is उनका अपना कोर्स है. जैसे यहाँ पे पाकिस्तान बार काउंसिल है, वहाँ पे बार स्टैंडर्ड्स बोर्ड है विच रेगुलेट्स द प्रोफेशन ऑफ लिटिगेशन इन द यूके. उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि भाई ये सर्टन एग्ज़ाम्स अगर आप पास करेंगे तो हम आपको यूके के कोर्ट में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस देंगे. जैसे पाकिस्तान में मैंने अभी बात की आपको कि एक LLB ग्रेजुएट पाकिस्तान में इंटरमेशन अपनी फ़ाइल करके 6 महीने किसी वकील के साथ काम करेंगे, उसके बाद लॉ गैट का एग्ज़ाम देंगे, फिर प्रोविंशियल बार काउंसिल के अंदर उनका इंटरव्यू होगा, उसके बाद वो उन्होंने डीम फिट किया तो फिर उनको लाइसेंस मिलेगा. इसी तरह यूके के अंदर अगर आप बार का एग्ज़ाम देंगे और फिर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करेंगे तो आपको एक प्रैक्टिसिंग लाइसेंस मिलेगा कि आप यूके के कोर्ट में जाके भी केस लड़ सकते हैं. तो आपने बार का एग्ज़ाम ये दे के बैरिस्टर बन गए. सो यू हैव अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन द यूके कोर्ट्स. अब उस ज़माने में जब लोग बाहर जाते थे बार के एग्ज़ाम देने के लिए, वापस आते थे, बैरिस्टर का खिताब और टाइटल उनको मिलता था. तो लोकल कल्चर की बात करें तो एक ऐसा होता था कि when you go there you learn the ways of the people in the UK, right? You went there, obviously you learned the जो उनका प्रोसीजर लॉ है, वो भी थोड़ी देर में बात करूँगा मैं उसके बारे में. वो तो आप सीखते थे, बट और क्या सीखते थे, क्योंकि वहाँ पे आप प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर जो आपको पढ़ाते थे तो उनका चलने फिरने का ढंग, उनका बात करने का तरीका, वो किस तरह अपने क्लाइंट से कॉन्फ्रेंसिंग में क्वेश्चंस पूछते हैं, एडवोकेसी किस तरह करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको उनसे फर्स्ट हैंड सीखने को मिलती थी. अब वापस जब आते थे, राइट, व्हेन यू केम बैक, so you inherited those traits, and when you use those traits in the local courts which were at their infant stage at that time, so people were very much impressed that इनकी एडवोकेसी का स्टाइल तो बड़ा अच्छा है, ये कॉन्फ्रेंसिंग इनका जो एक यूनिक स्टाइल है, it's phenomenal. So people were very impressed that okay, he's a barrister.
एंड वो बैरिस्टर का जो एक टैग था, उसको एक जो ऑनर और रेपुटेशन मिलती थी उस ज़माने में, राइट, it got these people, the senior lawyers who were barristers who, at that time, a lot of clientele. So technically a lot of success came to them as well. And once you're very successful, people look up to you in a way, right? So that bar ka title became some sort of a honor, कि भाई एक खिताब बन गया, एक बड़ा ही कोई ऑनरेबल खिताब. एंड वो कल्चर आज तक काफ़ी हद तक डाइल्यूट हो गया अब, बट आज तक चल रहा है. And that's an interesting point that you make, because one of the fundamental reasons जो बच्चे आके पूछते हैं, तो जब वो आते हैं अगर उनको क्लैरिटी नहीं भी होती है तो ये ज़रूर होता है कि हमें बार एट लॉ करना है. तो टिपिकली मेरा भी यही सवाल होता है कि क्यों करना है. तो इसका जवाब जनरली नहीं होता, मगर ये ज़रूर है कि उनको ये पता है कि बार एट लॉ करना है. अब ये बात, एज यू मैंशन, comes from their parents, comes from them doing internships at different law firms. तो ये चीज़ उन्होंने वहाँ पे obviously observe की. And you make an interesting point कि ये चीज़ आई थिंक फॉर डेकेड्स आती जा रही है, मगर आज के डे एंड एज में, आज के करंट टाइम्स के अंदर इसकी रेलेवेंस कितनी है या नहीं है, वो जानना बहुत ज़रूरी है. एंड सो अब एक ग्रेजुएट आ रहा है इस माइंडसेट के साथ कि ये मुझे करना ज़रूरी है, तो अब इनको किस तरीके से बताना चाहिए? व्हाट शुड बी द वे टू टेल देम टू एक्सप्लोर फर्दर, टू अंडरस्टैंड, जैसे आपने चीज़ें बताई, किस तरीके से उनको गाइड करना चाहिए कि यू नीड टू सी बियॉन्ड जस्ट द टाइटल, नीड टू सी बियॉन्ड दैट. तो वो क्या फैक्टर्स होने चाहिए जिस पे उनका फोकस होना चाहिए? बिल्कुल. देखिए, लाइक आई मैंशनड दैट लॉट ऑफ पीपल, अभी हम भी इंटरव्यूज़ जब लेते हैं LLB के लिए डेनिंग में, स्टूडेंट्स आते हैं, हम पूछते हैं ओके सो व्हाट डू यू वांट टू डू इन द फ्यूचर, एंड द आंसर इज आई वांट टू बिकम अ बैरिस्टर, आई वांट टू डू बार एट लॉ. एंड देन आई आस्क ओके व्हाट नेक्स्ट, एंड दे डोंट हैव एन आंसर. क्यों बार एट लॉ करना है? जी माई फादर टोल्ड मी कि भाई बैरिस्टर बनना है आपने. ओके, दैट्स अ गुड थिंग, आपके फादर ने बोला है आपको टू बिकम अ बैरिस्टर एंड यू आर परस्यूइंग द ड्रीम, बट व्हाट नेक्स्ट? इट्स लाइक इन लेमन टर्म्स अगर हम बात करें, बिल्कुल, तो किसी से पूछे जी आपने फ्यूचर में क्या करता है, बोलता है MBA करना है. तो आप बोलेंगे ओके व्हाट नेक्स्ट. इसी तरह बैरिस्टर बनना है, ओके व्हाट नेक्स्ट. सो नाउ वी कॉल अ स्पेड, राइट. बार एट लॉ का मतलब क्या है कि आपने LLB किया, फिर आप UK गए, आपके 9 यूनिवर्सिटीज़ है जिनको बार स्टैंडर्ड बोर्ड ने ऑथराइज़ किया है कि वो बार के एग्ज़ाम्स ले सकते हैं. तो आपके पास 9 यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन है, उनमें आपने दाखिला लिया, और वो आपको कुछ कोर्सेज़ पढ़ाएंगे जो बार के कोर्सेज़ हैं, जिसके अंदर क्रिमिनल लिटिगेशन, सिविल लिटिगेशन, प्रोफेशनल एथिक्स, एडवोकेसी, कॉन्फ्रेंसिंग, लीगल रिसर्च एंड ड्राफ्टिंग एंड सो ऑन. और फिर आप ये पढ़ के आप अपने वोकेशनल एग्ज़ाम्स और रिटन एग्ज़ाम्स देंगे, और अगर आपने पास कर लिया तो टेक्निकली स्पीकिंग आपको एक कॉल टू द बार मिलता है कि यू आर एनरोल्ड इन द बार, जो विच एवर इन्स यू चूज़, राइट. उसके बाद मेंबरशिप लेंगे आप, और इंग्लैंड और वेल्स के बार, जैसे कराची बार एसोसिएशन है, उस तरह इंग्लैंड एंड वेल्स के बार के अंदर आपको एक इनरोलमेंट मिल जाएगी. अब एक हम एकेडमिक बातें करते हैं. एकेडमिकली आप क्या सीखते हो? अब एकेडमिकली आप क्या पढ़ रहे हो? आप UK का सिविल प्रोसीजर पढ़ रहे हो, कोर्ट का प्रोसीजर, UK का क्रिमिनल कोर्ट का प्रोसीजर पढ़ रहे हो, प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ रहे हो जो वहाँ के कोर्ट्स में अप्लाई होते हैं और वहाँ के जो रिवाज है उसके हिसाब से. आप एडवोकेसी पढ़ रहे हो विच इज़ बेस्ड ऑन द रूल. एडवोकेसी मतलब आपका कोर्ट में किस तरह आपने एग्जामिनेशन, चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन फॉर एग्जांपल इस तरह करनी है. वो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर सिमिलर टू व्हाट इज इन पाकिस्तान, बट कल्चर इज़ वेरी डिफरेंट. वी आर इंडिपेंडेंट फॉर सो मेनी ईयर्स नाउ. देयर आर मेनी डिफरेंसेस हियर इन पाकिस्तान, बट यू आर लर्निंग द एडवोकेसी बेस्ड ऑन देयर रूल्स. You're learning client conferencing based on their ways. You're learning legal research based on how they do it, right? It is particularly made for those who want to practice in the UK. अब आप वो जो नॉलेज बेस की बात करते हैं, राइट, एटलीस्ट जहाँ तक आपकी क्रिमिनल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर की बातें हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली रिडंडेंट इफ़ यू प्लान टू कम टू पाकिस्तान एंड प्रैक्टिस हियर. बिकॉज यहाँ पे तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, हमारा सिविल प्रोसीजर कोड इज़ फंडामेंटली डिफरेंट.
देन व्हाट इट इज़ इन द यूके। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो आपका वो नॉलेज जो आपने, वहाँ पे लोग जाते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं, दिन रात रट्टे मार रहे होते हैं। प्रोसीजर तो आप रट्टा मारोगे ना, कुछ समझने का तो नहीं है। कितने दिन में केस फाइल होता है, केस फाइल होने के कितने दिन बाद क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। क्रिमिनल केस है तो चार्ज लगता है, तो चार्ज के बाद क्या होता है। ये सारी चीज़ें रेलेवेंट तभी है कि आपने अगर प्लान बनाया कि मुझे यूके में प्रैक्टिस करनी है। तो काफ़ी लोगों को बार अगर करना है तो उनको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि बार क्यों करना है। फिर अगर आप डिसीजन लो तो इट्स एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, एंड इसके बाद देयर इज ऑब्वियसली अ फाइनेंशियल implication, there is a relocation aspect, you have to go there, you have to be away from your family, there are a lot of sacrifices that your parents may have to make, you may have to make to complete this program, and there should be a fundamental basics कि भाई करना क्यों है। तो देखें, आज के दिन में अगर हम बात करें, देर आर सो मैनी पीपल हु कैन नाउ अफोर्ड टू गो टू द यूके, एंड इवन इफ यू कम टू पाकिस्तान, इफ यू गो टू पंजाब और सिंध or any other province here, and you see there are a lot of people who've gone and done their bar and they're here and they have the barrister title with them, right? But fundamentally what they've learned their procedure. You just get a title of barrister and you get the opportunity to be enrolled as a advocate in a way in the bar of England Wales, and you can practice in UK, and that also is fundamentally थोड़ा सा उसमें इशू ये आ जाता है कि जैसे पाकिस्तान में अगर प्रैक्टिस करना है तो 6 महीने आपने ट्रेनिंग करनी है लॉयर के साथ, फिर लॉ गैट का एग्ज़ाम देना है। तो समझे बार के एग्ज़ाम्स आपके लॉ गैट के एग्ज़ाम्स की तरह है, ऑब्वियसली लिटिल मोर डिफिकल्ट, वे मोर प्रोफेशनली स्ट्रक्चर्ड, एंड उसके बाद आपने अगर एग्ज़ाम पास किया तो आपको प्यूपिलेज लेनी पड़ती है। एंड बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन राइट नाउ इन द यूके, देखिए यूके is a place where people from Bangladesh, Malaysia, Sri Lanka, Pakistan, India, China, all these other countries, African countries, right? Even within the UK जो लोग हैं, ये सारे यूरोप से लोग आते हैं, इतने सारे लोग जमा होते हैं और अपना LLB करके बार भी एग्ज़ाम देते हैं। तो प्यूपिलेज की जो रिक्वायरमेंट्स है, ऑब्वियसली नौकरियाँ वहाँ इतनी ज़्यादा नहीं है अब। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ प्यूपिलेज। सो अगर आपको प्यूपिलेज भी नहीं मिलता, सो टेक्निकली आप नॉन प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर हो, यानी आपके पास लाइसेंस भी नहीं है वहाँ पे प्रैक्टिस करने का, बस खिताब एक मिल गया आपको। तो फिर तो आप भी अपने आप से पूछेंगे कि ओके, व्हाट वाज द रेलेवेंस। तो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रेलेवेंस, राइट, प्रोफेशनली, अगर किसी स्टूडेंट ने अपने LLB फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के अंदर एक्सप्लोरेशन फेज जो होता है, जहाँ पे उसने एक्सप्लोर करना चाहिए कि अगर लॉ प्रैक्टिस करनी है तो कौन सा लॉ प्रैक्टिस करना है, लिटिगेटर बनना है मुझे, कॉर्पोरेट लॉ में जाना है, गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है, जुडिशल ऑफिसर बनना है, राइट, या एंटरप्रेन्योर बनना है, या कुछ और करना है, LLB डिग्री कर ली एज एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री, उसके बाद मुझे अपने फैमिली बिजनेस में एनरोल होना है, दैट्स ऑल राइट, बट यू हैव टू फिगर दैट आउट। एंड इफ यू फिगर आउट दैट यू वांट टू डू लिटिगेशन, कोर्ट प्रैक्टिस, तो बैरिस्टर बनने का जो आपको फ़ायदा मिलेगा वो क्या मिलेगा, दैट इफ़ यू गो अब्रॉड एंड यू डू योर बार, एंड इवन इफ़ यू डोंट गेट, यू गेट प्यूपिलेज, ग्रेट, यू हैव अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस देयर एंड एज वेल, अपनी लॉ फर्म वहाँ खोल दें, अगर नहीं तो वापस आ जाएं, राइट। बट द टाइटल विल हेल्प यू बिकॉज ऑफ आवर कल्चर। यहाँ पे कल्चर क्या है कि लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट ऑल ऑफ दिस, एंड दे, बिकॉज दैट माइंड सेट, लाइक आई सेड ना, पहले से जो चलता हुआ रहा है कि जी बैरिस्टर है तो भाई एक ऑनरेबल खिताब है आपके पास, एंड दैट विल एंड in getting a good exposure in the local market, because your clientele, who is your local people who will give you their briefs and your cases, will technically give you preference, that जी आप बैरिस्टर है तो they'll feel more comfortable, that जी भाई यूके से बाहर करके आए हैं, बैरिस्टर हैं तो हम हमारा केस इनको देंगे। तो आपको लिटिगेशन प्रोफेशन में ये फ़ायदा मिल सकता है, बट उसके अंदर भी देखें आपने सोचना है, क्या सोचना है कि आप यूके चले तो ज़रूर जाते हैं अपना मेहनत करके बार एग्ज़ाम दे के, अगर वापस आ जाते हैं प्यूपिलेज ना भी मिली तो बैरिस्टर का खिताब लग जाता है आपके साथ, क्योंकि आपने LLB करी 3 साल या 5 साल, या उसके बाद आप गए, तो आप बिल्कुल एक जूनियर लॉयर हैं अभी। आप वापस आते हैं, पाकिस्तान की कोर्ट कचहरी जिसको कहते हैं, कोर्ट प्रैक्टिस को समझने के लिए भी 2-3 साल लग जाता है। अभी जितने भी लॉ फर्म्स हैं, वो अगर कोई जूनियर लॉयर आता है तो कोई शुरू से उनको ब्रीफ्स नहीं दे सकते, वो
पहले उनको बेसिक काम से शुरू करवाते हैं, विच इज़ योर ड्राफ्टिंग, फाइलिंग ऑफ केसेस, क्लाइंट से थोड़ी सी कॉन्फ्रेंसिंग और मैनेजमेंट। और ज़्यादातर क्या होता है कि आप कोर्ट में जाते हैं, आपका सीरियल नंबर लगा होता है और जो सीनियर लॉयर्स हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं आपको बिठा देते हैं कोर्ट के अंदर और कहते हैं भाई सीरियल नंबर जब आ जाए तो मुझे कॉल कर देना। आपको वेट करना पड़ता है, ही कम्स देयर, द सीनियर लॉयर राइट विल कम देयर एंड देन ही विल आर्ग्यू द केस। एंड आप उस वक्त बैठते हो जब कोर्ट में तो आपको एक्सपोजर मिलता है, आप दूसरे वकीलों को देखते हो, आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखते हो, ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी होती है। तो कोर्ट का प्रोसीजर भी तो समझना है। अब देखिए यहाँ पे आप अगर आते हो सिटी कोर्ट में और यूके के अगर फॉर एग्जाम्पल काउंटी कोर्ट की बात करते हैं या उनके जो मैजिस्ट्रेट लोअर कोर्ट है उनकी बात करते हैं, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है कल्चरली और एवरीवन नोज अबाउट दिस, इट्स वेरी डिफरेंट। So now, if you go to the UK and do your bar, a lot of students do that. They go to the UK, do their bar, they come back, and then they also feel a cultural shock if they've not even gone to the courts. They feel that जी वहाँ पे तो ये इस तरह एडवोकेसी होती थी, वहाँ पे तो इस तरह कॉन्फ्रेंसिंग होती थी, वहाँ पे तो कोर्ट का एक इन्वायरमेंट बड़ा ही अलग होता था, राइट? बिकॉज दे आर मोर डेवलप्ड एज एन इकोनॉमी एंड एवरीथिंग, ऑल द सिस्टम्स आर मोर डेवलप्ड देन पाकिस्तान. वी विल रीच दैट स्टेज होपफुली वेरी सून इंशाल्लाह. बट that there is a difference, right? So it shouldn't be a cultural shock. So now you should be very clear. If you're a person who, let's suppose, has a litigation law firm, आपका family background, आपके father भी lawyer हैं, right? आपकी अपनी law firm है parents की और आपको वो join करना है eventually, तो great. Do your bar. If you want to go into litigation, come back, work in your family law firm, any other law firm, learn. You have your title. It'll help you in the future. The exposure that you get in the UK, you'll meet different cultures, आपको एक UK के अंदर अलग से रहना है, वो सारी learnings भी आपको मिलेगी, which are very fundamentally important learnings as well. But उसका cost benefit analysis आपने करना है. तो for example, if you go to the UK to do your bar, right, there's obviously a cost attached to it, which अभी पाउंड्स का हम देखें रुपी डिप्रिसिएशन के साथ तो तकरीबन करोड़ सवा करोड़ रुपए, खाना पीना रहना करना, बार की उनकी फ़ीस वगैरह, फिर उसके बाद अगर एग्ज़ाम फेल हो गए तो रीसेट देना पड़ेगा. काफ़ी लोग रीसेट देते भी हैं, राइट? उनको फेल हो जाता है तो 1 साल में नहीं होता बार, 1.5-2 साल भी निकल जाते हैं. काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे भी जो वहाँ यूके में हैं, यू नो दे कुडंट मेक इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, 1-2 पेपर रह गए, वापसी दिया, एंड दैट्स फाइन. There's nothing to be ashamed of, and they completed their bar. But you have to provision financially for that. So my advice for students would be that if you want to get into hardcore litigation practice and you want to make your career in litigation, then you can think of doing your bar. But only if you can afford it very comfortably. Do not burden your parents. You do not ask your parents to take loans, or you don't take a loan as well, because obviously you have to pay it off. And when you go to do your bar and come back, your कोई जो starting salaries are भी law के अंदर profession में starting salaries are very minimal until you learn and then eventually you grow and then obviously the money starts coming in. But if you end up with a liability of 1 crore 20 lakh rupees in the beginning of your career, right, or your parents end up taking that burden, I mean, it's a big burden, right? That's a fair point. So इसमें you raised a couple of things जिस पे मैं थोड़ा चाहूँगा कि आप थोड़ा मज़ीद बात करें. You talked about the financial aspect. That's very very relevant. इसके साथ साथ you also talked about students struggling to complete this within a year. और हमारा भी जो एक्सपीरियंस रहा है, हम जो ऑब्वियसली वी टॉक टू द स्टूडेंट्स वंस दे गो टू द यूके, हमारा एक कनेक्शन रहता है उनके साथ. तो हम ऑब्वियसली हमारा यही सवाल होता है कि हाउ डू यू फाइंड इट इन द यूके नाउ, और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, आपका रहने करने का सब कैसे चल रहा है. तो अक्रॉस वेरियस कोर्सेज दैट दे गो फॉर स्टडी, बार का जो कोर्स है उसके जो स्टूडेंट्स हैं उसमें हमने ये कॉमनैलिटी ज़रूर देखी है कि एवरी वन अग्रीज, एवरी इंडिविजुअल स्टूडेंट विल अग्री कि इट इज़ एन इंटेंसिव कोर्स, रिगरस कोर्स है. बात की आपने कि बहुत सारी चीज़ें याद करनी होती हैं, रोट लर्निंग भी है, बट एक लेवल ऑफ इंटेंसिटी है जो बच्चे शायद यहाँ पे एंटिसिपेट नहीं करते. यहाँ पे अगर लोकल लॉ पढ़ के भी जाते हैं या यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का LLB पढ़ के जाते हैं तो वो लेवल ऑफ कैपेसिटी डेवलपमेंट हुई नहीं होती उनकी. तो वो वहाँ पे जाके दैट इज़ ऑल्सो इन एडिशन टू कल्चरल शॉक, आई थिंक देयर इज़ एन एकेडमिक शॉक इन मैनी वेज. तो वो चीज़ भी आई थिंक बहुत रेलिवेंट है, स्पेशली बिकॉज एवरी डे दैट यू स्पेंड इन द UK इज़ एडिंग burden financially as well. तो इस एस्पेक्ट से थोड़ा academically अगर if you can perhaps talk a little bit about the course as well,
कि उसकी इंटेंसिटी भी जो एंटिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है. सो इन एडिशन टू अंडरस्टैंडिंग कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, लिटिगेशन करना है, येस दैट्स फेयर. उसके साथ साथ उसके लिए क्या ये स्टेप ले रहे हैं तो किस बुनियाद पे लेना चाहिए. यू वुड नॉट वांट टू गो देयर एंड बी स्ट्रेस्ड आउट ऑल द टाइम. दैट्स नॉट really the purpose of going abroad to study. You want to go because you want to learn, yes, but you also want to enjoy the experience. You want to learn, you want to have a student experience, student life honi chahiye. तो थोड़ा एकेडमिक्स और जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी एकेडमिक्स, उस पर थोड़ा अगर आप बात करें तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा. देखिए, अब उसके अंदर भी हम एक कल्चरल डिफरेंस की बात करते हैं. बार की जो पढ़ाई है, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया, इट्स डिफ़िकल्ट. वहाँ पे आपको उनका पूरा क्रिमिनल प्रोसीजर समझना पड़ता है. अगर मैं आज किसी लोकल लॉ स्टूडेंट से बात करूँ या कोई भी लॉ स्टूडेंट से बात करूँ जो लोकल लॉ कर रहे हैं या फॉरेन लॉ कर रहे हैं, अगर उनको मैं कहूँ कि भाई सिविल प्रोसीजर कोड आपने याद करना है, तो वो स्टूडेंट भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का भी सिविल प्रोसीजर कोड जो है इट्स वेरी लेंदी. A lot of people are learning it even after practicing and after 2 3 4 years of practice. उसके बाद भी नई नई चीज़ आ रही होती है उनको. इसी तरह मैं बोलूँ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पाकिस्तान का समझे, तो स्टूडेंट्स विल फील, इवन इन पाकिस्तान अगर हम करें तो उनके लिए बर्डन होगा, बिकॉज यू हैव टू लर्न द प्रोसीजर, राइट. देयर इज़ नो अदर वे. अगर मैं आपको एक जनरल टॉपिक पे बात करूँ कि ओके टॉक अबाउट द लीगल फ़िलासफ़ी की बात करते हैं, तो देयर आर व्यूज़, राइट. यू अंडरस्टैंड द व्यू, यू कैन पुट इट इन योर ओन वर्ड्स, बट if there's a set procedure, you need to learn the procedure, right. कि केस फाइल कहाँ होना है, कितने दिन में होना है, कब तक कर सकते हो, उसके बाद क्या होना है. तो इसी तरह यूके का सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी प्रोफेशनल एथिक्स के रूल्स, एडवोकेसी, कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारी चीज़ें लेंदी है. दूसरा मसला, पाकिस्तान का पहले से ही एक कल्चर बना हुआ है. आप स्टार्टिंग से अगर देख लें, एंड whether it's right, whether it's wrong, whether it should be changed or not, that's not the topic of the podcast today. Maybe we can have another conversation on that. बट अगर एक स्टूडेंट है जो इंटर मैट्रिक करते हैं या OA लेवल्स करते हैं, तो बचपन से किस चीज़ के लिए वो एक किस पर्सपेक्टिव से उनको पढ़ाया गया है कि एक सेट कोर्स है, उनको एक एग्ज़ाम देना है, वो एग्ज़ाम में उनको पास करना है, और उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी होती है जो हिफ्स करनी होती है, रट्टा मारनी होती है. अब जैसे हमने O लेवल्स में पाक स्टडीज़ पढ़ा, तो हमें जिना के 14 पॉइंट्स हमें याद करने पड़ते थे, हमें बहुत सारी चीज़ें रोट लर्न करनी पड़ती थी. इसी तरह केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स की भी बात करें तो फॉर्मूलाज हमें याद करने पड़ते थे. सेकेंडली, बचपन से अभी तक जो हमारा करिकुलम डेवलप हो रहा है, OA लेवल्स कहते हैं, इंटर मैट्रिक कहते हैं, स्टूडेंट्स are very dependent on the teacher. It's a very teacher-centric culture that we have, and which is a good thing as well, that you depend on the teacher and you expect the teacher to go an extra mile to spoon feed the students, and that is something that has been inside in your brain. इसलिए देखें आप OA levels के अंदर कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो बड़े अच्छे टीचर्स हैं, उनसे ट्यूशन्स लेते हैं या क्लास स्कूल में पढ़ते हैं, और वो देखेंगे उनके एक सर्टन नोट्स होते हैं, वो देते हैं उसको चीज़ें. यानी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है जो किताबों में लिखी है, वो उनको एक आसान तरीके से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, और वो उसके बेसिस पे लर्न करके अपना एग्ज़ाम देते हैं. अब जब आप इतने सालों तक एक ही कल्चर पे पढ़े हुए हो, तो जब आप डिग्री के अंदर भी आप डिग्री जब कोई भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में भी इनरोल करते हो, तो उस टाइम भी सर्टन कल्चरल शॉक आपको लगता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे जो स्पून फीडिंग होती है वो कम हो जाती है, राइट. कि now you're on your own, you have to read books, you have to open the guide and books and yourself, and you have to interpret it yourself. Now you're mature, you need to put in that effort. The teacher is only a guide. बट इन पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी सर्टन लेवल ऑफ स्पून फीडिंग कल्चर वो अभी तक है. OA लेवल से कम है बहुत, बट है. अब यूके जब आप जाते हैं तो इट्स फंडामेंटली डिफरेंट. टीचर इज़ प्योरली नॉट इवन अ गाइड, इज़ जस्ट अ पर्सन हु इज़ गोना शो यू द वे. ओके, ये चीज़ यहाँ लिखी है, पढ़ लें जाके. सो यूके के अंदर क्या होता है, अगर आप कोई भी जो यूके में पढ़ के आए हैं बाहर करके, और जो है दे विल गो इन क्लास के अंदर एक टॉपिक होगा, बहुत बड़ा टॉपिक. It's going to be a 2-hour class or 2.5-hour class. Once a week, 3 hours a week for one course, or 2 hours a week for one course. The teacher is going to open up a presentation. He's going to discuss broadly certain points. He's going to do a debate in class on whether, what the students think. He's going to explain a few aspects, the broad aspects of it. And he's going to give you a 100-page reading assignment for the next week. Right?
Now, when you say 100 pages a week, it is very normal for a student in the UK because they've been groomed that way. But when you talk about Pakistan, right, कि 100 पेजेस a वीक मुझे अगले हफ्ते पढ़ के आने हैं और ये सारी चीज़ें याद करके आनी है, सो वहाँ पे वो स्टूडेंट ढूंढते हैं कि भाई वो समझ नहीं आ रहा, क्या करना चाहिए. ये एक शौक है. 2-4 महीने तो स्टूडेंट्स को वो पर्सपेक्टिव में आने में लग जाते हैं यूके के अंदर, राइट, जब वो बार करने जाते हैं कि यार ये अब मुझे ही करना है, कोई ऊपर से मुझे कोई अलग से हेल्प नहीं आनी है, ये मुझे बैठना है, अपनी ग्रुप स्टडी करूँ या मैं आगे जिस दोस्त यार से हेल्प लूँ या लाइब्रेरी में बैठ के खुद ही करना है भाई. You're on your own, completely on your own. And you have to rote learn everything because you have invested a lot of money, your parents have invested a lot of money, you've invested a lot of your time, you're away from home, and now if you fail your exam and come back home, it's going to be, एक उसकी अपनी एक implications है ना कि भेजा और बार भी करके नहीं आया तुम, या 2 साल से बार ही कर रहे हो, जो मेरे दोस्त के बेटे ने तो 1 साल में कर लिया. these types of things are also there. So I think एक प्रेशर आता है स्टूडेंट्स पे तो वो खुद ग्रूम हो जाते हैं. बट ये 3-4 महीने तो जो शॉक में लग जाते हैं ना उनको, उस शॉक से निकलने का, और उसकी भी अपनी एक लर्निंग है. यू बिकम मोर इंडिपेंडेंट, राइट. ब्रेन इवॉल्व भी तभी होता है जब आप बैठ के सोचते हो कि जी भाई नाउ आई एम ऑन माई ओन, मुझे ये करना है. ये टीचर है हमारे, इन्होंने हमें गाइड कर दिया है, उन्होंने हमें स्लाइड्स दे दी हैं, उन्होंने हमें बेसिक नोट्स वगैरह जो है ब्रॉडली, और हमें 100 पेजेस पर वीक असाइनमेंट, रीडिंग असाइनमेंट दी है. वी हैव टू लर्न दैट. देयर इज़ नो अदर वे. सो दैट्स वेयर द स्टूडेंट्स एक्चुअली स्टार्ट टू स्टडी. तो एक ये. दूसरा, ऑब्वियस बात है, अगर आप घर से दूर चले जाते हैं यूके में जहाँ कल्चर ही डिफरेंट है, अब वहाँ पे तो 2 महीने आपको लग जाएंगे, 1.5-2 महीने. वहाँ पे भाई वो आपका जो सबवे का क्या कहते हैं, मेट्रो का जो कार्ड है, ऑयस्टर कार्ड बनाते हो, फिर उसको किस तरह हमें लेके चलना है, सब कुछ, कौन से स्टेशन से कहाँ जाना है, कौन सी बस किस तरह पकड़नी है, कहाँ जाके क्या करना है, किस तरह हमें हमारी ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, किस तरह हमें हमारा खाना बनाना है, किस तरह हमारे कपड़े धोने हैं, राइट. ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर हम सब प्रिविलेज्ड एक बैकग्राउंड से आते हैं, एंड आवर पेरेंट्स यूजुअली डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. सुबह उठते हैं, नाश्ता मिल जाता है, राइट. हम अपने कपड़े खुद, बहुत कम लोग होंगे जो they'll be doing that work, right. They generally we have help for that, but in the UK you're doing it on your own. So ये एक पर्सपेक्टिव. वेदर अलग है वहाँ पे, ठंड बहुत होती है दिसंबर के टाइम में, यहाँ पे इतना इस तरह, तो वेदर चेंज हो रहा है, आपका इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, आपका कल्चर चेंज हो रहा है, आपके लोग चेंज हो रहे हैं नए इन्वायरमेंट में, तो वो 2 महीने तो वो सेटल होने में लगते हैं. फिर 1-2-1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने उस चीज़ में सेटल होने में लगते हैं. फिर आप जब यूके जाते हो, ऑब्वियसली आपका एक माइंडसेट होता है कि मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मुझे थोड़ा सा घूमना फिरना भी है, मुझे थोड़ी चीज़ें भी देखनी है, तो उन चीज़ों में भी आप टाइम स्पेंड करते हो. तो फिर ये सारी चीज़ें करते 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 आपके 3-4 महीने वही निकल जाते हैं. फिर आप पढ़ाई के जोन में आते हो, तब तो जनवरी आ गया और आपका अप्रैल में एक सिटिंग, मार्च अप्रैल में एक सिटिंग हो जाती है, अगस्त में दूसरी सिटिंग हो जाती है बार की. सो बार के एग्ज़ाम्स मार्च अप्रैल में होते हैं और देन अगस्त में होते हैं, राइट. सो इस तरह से आप अपना डिवाइड करते हो पूरा साल, राइट. सो आई एम जस्ट सेइंग कि अगर 2-3-4 महीने उसी में निकल गए, आप जाते ही कब हो, सितंबर 15th, अगर उसी साल में निकल रहे हो एलएलबी करने के बाद, राइट. सो यू एंड अप कमिंग टू द यूके बाय मिड सितंबर. दिसंबर इट्स ऑफ. सो अक्टूबर एंड नवंबर 2 महीना आपकी पढ़ाई होती है. उसके बाद दिसंबर 10-15 से आपकी छुट्टियाँ हो जाती है. फिर जनवरी के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी वापस खुलती है. जैन फेब 2 महीने वो बचे, मार्च का महीना आ गया. तो टेक्निकली स्पीकिंग फॉर सर्टन मॉड्यूल्स यू जस्ट हैव 4 months ऑफ स्टडी टाइम. there's a lot of studying to be done, right. So that's why quite a few people struggle in that sense. But again, like I said, देखें, अगर ये सारी नॉलेज आपको एलएलबी के 3rd ईयर में मिल गई है, आप अपने टीचर्स के पास आए, आप रिसर्च करें, आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है. और आज पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो है माशाल्लाह से, दे आर एक्सट्रीमली स्मार्ट इन फाइंडिंग शॉर्टकट्स. दैट्स, सो दे आर गुड एट दैट, राइट. सो आपको अगर पता है आपको बाहर करना है, तो द बेस्ट वे इज़ आपके सीनियर्स को रीच आउट करें जिन्होंने बाहर किया है. उनसे जो कंटेंट है, एकेडमिक कंटेंट है, उन्होंने जिस तरह पढ़ा है, उनकी जो गाइड्स होती हैं, मॉड्यूल, वो मैनुअल्स होते हैं, कुछ नोट्स अगर हैं जो क्या पढ़ना है, कुछ चीज़ें तो वो है जो उनकी ब्लैक स्टोन है फॉर एग्जांपल, वाइट बुक है सिविल की, ये सारी चीज़ें मिल जाती है आपको, तो आप वो ले लें. और आप एटलीस्ट इतना रेडी हो जाएं कि देखिए ये पढ़ना है, ये इतना किताबों का थदा मुझे पढ़ना है. तो एक मेंटली प्रिपेयर एकेडमिकली तो आप पहले से हो जाओ. आप हमसे फैकल्टी से बात करें, दूसरे लोगों से बात करें, राइट, जिनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, या जो बार करके आए उनसे बात करें, और उनसे ये बात ना करें भाई क्यों बार करें, वो आप समझ लें जो अभी हम बात कर रहे हैं उससे. फिर आप उनसे बोले पढ़ना किस तरह है, आपने अगर पास किया तो आपने क्या किया, अब वो जो कह रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करें. तो एटलीस्ट आपका जो वहाँ जाके एक शौक लगना है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा. आपको मेंटली आप प्रिपेयर्ड होंगे कि देखें जाना है, पढ़ना है. बार के लिए जो भी जाता है उनका फ्री टाइम कम होता है, राइट. आप
आपको प्लानिंग बड़ा ज़रूरी है, डिसिप्लिन बड़ा ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो ये आई थिंक एंड आई अग्री विथ यू ऑन दैट कि आई थिंक प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है और उसके लिए अभी से चीज़ें बहुत वेल सेटल्ड होनी चाहिए और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत एलिमेंट्स आपने बात की, शायद ये काफ़ी ट्रिवियल लगती हैं कि कपड़े खुद के धोने, खाना खुद का पकाना है, मगर ग्राउंड रियलिटी यही होती है कि ये चीज़ें भी बहुत चैलेंजिंग हो जाती हैं इफ़ यू डोंट प्लान प्रॉपरली। अकोमोडेशन भी, जिस पे भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे तफसील से, कि ये भी एक चैलेंज बनता जा रहा है बाहर, बिकॉज ऑब्वियसली लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग अब्रॉड नाउ। तो इन चीज़ों को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि अब हम इसको थोड़ा और मज़ीद एक्सपैंड करें हमारे डिस्कशन को टूवर्ड्स अदर पाथवेज़, जिसके हवाले से भी हमें स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं। और ये एक नया पाथवे आया है, एसक्यूई से ज़्यादा नुमाया है, सोलिसिटर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस। एसक्यूई से पॉपुलर हुआ है, पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। तो स्टूडेंट्स का यही पूछना है कि बार एट लॉ तो जो हम काफ़ी बात कर चुके हैं कि बहुत वेल नोन है लीगल फ्रेटर्निटी में पाकिस्तान में, मगर एसक्यू के हवाले से इंफॉर्मेशन बहुत कम है कि ये क्या चीज़ है, इसमें क्या पढ़ाया जाता है, ये बार से क्यों अलग है, सोलिसिटर है तो सोलिसिटर का कॉन्सेप्ट क्यों है, बस पाकिस्तान में तो एडवोकेट का कॉन्सेप्ट है, एक सिंगुलर कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे हम बैरिस्टर की भी बात कर रहे हैं, हम सोलिसिटर की भी बात कर रहे हैं। तो ये जो एसक्यूई का जो पाथवे है, इसके हवाले से इफ़ यू कैन टॉक अबाउट व्हाट इट इज़ अगेन फ्रॉम एन एकेडमिक पर्सपेक्टिव एंड देन फ्रॉम अ करियर पर्सपेक्टिव एज वेल, फ्यूचर पर्सपेक्टिव, कि अगर एक स्टूडेंट ये रोड मैप, ये पाथवे सेलेक्ट करता है तो व्हाट शुड ही और शी शुड एक्सपेक्ट। राइट। सो अभी हमने काफ़ी तफसील से बार की बात की, सो उसको जस्ट समिंग इट अप, इफ़ यू want to go and do and practice and have a career in litigation, you can think of doing your bar. But it's academically challenging. It will give you the title of barrister if you pass, but it will not give you a court license in the UK if you don't do your pupillage. It's very difficult to get a pupillage. Pupillage मतलब जो 6 महीने का training contract होता है. And it definitely will not give you a chance to settle in the UK as well. So a lot of people want to do their bar because हम वहीं पे प्रैक्टिस करेंगे, हम वहीं सेटल हो जाएंगे, हमें वहाँ पे हम वहीं रह जाएंगे। नहीं, आप नहीं रह सकोगे, बिकॉज आपको प्यूपिलेज नहीं मिलेगा तो आपको टेक्निकली वापसी आ जाना है, राइट। सो बी सो फॉर दोज हु आर थिंकिंग ऑफ बार, आई होप इट्स क्लैरिफाइड in a way that what it is, why you should do it, and in the end I will also talk about the bar transfer test, the BTT program, एक अलग तरीका भी है बैरिस्टर बनने का, and we'll discuss that towards the end. बट अब हम दूसरे राउट्स पे चलते हैं। तो LLB अगर कंप्लीट किया आपने, नाउ यू डोंट वांट टू प्रैक्टिस लिटिगेशन, आपको कोर्ट प्रैक्टिस नहीं करनी है। सो यूके के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, अभी पाकिस्तान के अंदर अगर आपको कॉर्पोरेट लॉयर बनना है, चेंबर प्रैक्टिस करनी है, बिजनेस को रिप्रेजेंट करना है, यू डोंट वांट टू गो टू कोर्ट, तो वो चीज़ पाकिस्तान में एज सच रेगुलेटेड नहीं है। यानी देयर इज नो स्पेसिफिक लाइसेंस टू बिकम अ कॉर्पोरेट लॉयर। होपफुली रेगुलेशंस माइट कम इन लेटर, बट यूके के अंदर ये भी रेगुलेटेड प्रोफेशन है। तो अगर आपको कॉर्पोरेट लॉयर भी बनना है ना, तो आपको वहाँ पे नाम मिलता है सोलिसिटर। आपको एक सोलिसिटर बनना है, बैरिस्टर, कोर्ट लॉयर, सोलिसिटर, चेंबर लॉयर जिसको कहते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर, ऑफिस प्रैक्टिस। उसके लिए अगर आपको अब सोलिसिटर यूके में बनना है, उसका लाइसेंस चाहिए, तो एक अगेन वही चीज़ है, उसका एक अलग एग्ज़ाम है, जैसे बार का एग्ज़ाम है उस तरह भी, वो भी डिग्री नहीं है, एग्ज़ाम है जो आपने पास करना है, जिसको हम SQE के नाम से जानते हैं। This is another way to become a you go to the UK and you want to become a corporate lawyer, get a practicing license, and अब इसको एक खिताब आपको मिलेगा, जो खिताब शायद, क्योंकि नई चीज़ है ना ये, तो पहले से नहीं थी, सोलिसिटर का खिताब मिलेगा जी, सोलिसिटर ABCD। अब वो लोग करते इस वजह से नहीं है कि कोई ऑनर मिलेगा, क्योंकि वो चीज़ यहाँ पे रेगुलेटेड ही नहीं है। So if you really want to become a corporate lawyer within the UK, you want to get a practicing license to become a corporate lawyer, you should opt for your SQE. And SQE का भी वही है, it's a 1-year course जिसके अंदर आपको कुछ एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं। सोलिसिटर का अलग बोर्ड है, वो रेगुलेट करता है इस प्रोफेशन को, जैसे बार स्टैंडर्ड्स बोर्ड है, वहाँ पे सोलिसिटर्स का अलग बोर्ड है, वहाँ पे रजिस्टर्ड सोलिसिटर्स होते हैं।
कॉर्पोरेट लॉयर्स, एंड आप अपना एग्ज़ाम पास करें, आपको सोलिसिटर का लाइसेंस मिल जाएगा, यू बिकम अ प्रैक्टिसिंग कॉर्पोरेट लॉयर। बट उसके लिए भी एग्ज़ाम पास करने के बाद ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है। अब ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट आए थे दो तरीके हैं आपको। कुछ लॉ फर्म्स हैं जिनको ऑथराइज्ड है कि वो लोगों को स्पॉन्सर करके ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स दे सकते हैं, एंड इट्स डिफिकल्ट टू लैंड दोज, बट इफ़ यू लकी यू कैन। वो 2 साल का पीरियड आपको काम करना पड़ेगा उनके साथ, या फिर आप कोई सोलिसिटर के साथ अटैच हो जाए, वहाँ पे कोई प्रैक्टिसिंग सोलिसिटर है उनके साथ अटैच हो जाए और वो आपको अपने विंग में ले ले और आपको ट्रेन करे और आपके साथ आपको अपने साथ प्रैक्टिस कराए अपना, यानी इंटर्नशिप है, वॉट एवर यू कॉल इट, ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ। तो ये आप कंप्लीट करेंगे तो आपको लाइसेंस मिलेगा। अगेन द होल वर्ल्ड इज कमिंग टू द यूके, देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन एंड गेटिंग दीज कॉन्ट्रैक्ट्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स, टेक्निकल, luck based, merit based, combination of all of that. सो यू शुड ऑल्सो बी वेरी क्लियर कि ठीक है, अगर एस क्यू ई करने भी जाना है तो क्यों जाना है। उसका दूसरा फ़ायदा हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी कुछ रिकग्निशन है उसकी। तो इफ़ यू वांट टू गो इनटू कनाडा फॉर एग्जांपल, या मिडल ईस्ट में आप जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको उसकी रिकग्निशन मिल जाती है। तो इसलिए भी काफ़ी लोग ये एक राउट को लेते हैं कि भाई एस क्यू ई यूके से कर लेंगे, फिर कनाडा चले जाएंगे, वहाँ पे एन सी ए के एग्ज़ाम्स देने होते हैं। But traditionally speaking, if you want to practice corporate law in the UK, you need to be a solicitor. Otherwise, other than that, or you want to, settle down in Canada or some other place, right? So you can get that license. It's helpful. But other than that, I don't see a need that people should do their SQE otherwise. So you should be clear what is SQE, why you should do it, right? उसके अंदर जो कोर्सेज हैं, दे आर मोर प्रोन टूवर्ड्स बिकमिंग कॉर्पोरेट लॉयर। हाँ, वहाँ अब एस क्यू ई के कोर्सेज की जो बात करें, एग्ज़ाम की बात करें, वो थोड़ा सा स्किल बेस्ड हो जाता है, क्योंकि एज अ कॉर्पोरेट लॉयर यहाँ पे पाकिस्तान ले लें, कहीं और दुनिया में ले लें, कॉर्पोरेट लॉ का प्रोफेशन सर्टन लेवल तक जनरलाइज्ड है। जैसे ट्रांजैक्शंस होती है, कोई मर्जर है, एक्विजिशन है, कोई एंटी ट्रस्ट लॉज हैं, तो ये नहीं कहूँगा सेम है पाकिस्तान और यूके में, बहुत फ़र्क है। यहाँ का कंपनीज एक्ट और वहाँ का कंपनीज एक्ट बड़ा फ़र्क है, बट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हमारे हैं वो सेम है। तो इसीलिए काफ़ी लोग जो लिटिगेशन में जाते हैं, राइट, कोर्ट प्रैक्टिस में जाते हैं, दे मे नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई अब्रॉड। पाकिस्तान के अंदर आप अच्छे लिटिगेटर भी हैं, बड़े वकील भी हैं लिटिगेशन में, तो क्योंकि यहाँ का प्रोसीजर और दुनिया भर के सारी कंट्रीज़ का प्रोसीजर बड़ा डिफरेंट है, आपको बाहर बाहर सेटल होने में डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन अगर कोई कॉर्पोरेट लॉ की तरफ जाता है तो इट्स ईजियर राउट टू गो अब्रॉड, एंड पाकिस्तान इज़ अ ब्रीडिंग ग्राउंड राइट नाउ फॉर कॉर्पोरेट लॉयर्स, बिकॉज यहाँ पे जो कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स हैं वो उनकी जो ट्रेनिंग, जो रिगरस ट्रेनिंग है, वो बड़ा जल्दी सीख जाते हैं वकील। यहाँ पे इतना ज़्यादा डिमार्केशन नहीं है। जैसे आप यूके में देखेंगे कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स को, तो उनके अंदर बड़ी डिपार्टमेंटलाइज स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, बहुत बड़ी फर्म्स हैं अब वो। तो उनके अंदर स्ट्रक्चर्स है कि भाई मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का एक डिपार्टमेंट होगा, एंटी ट्रस्ट लॉ का एक डिपार्टमेंट होगा, एंटी ट्रस्ट मैटर्स के ऊपर, फाइनेंसिंग के ऊपर कोई और डिपार्टमेंट होगा, जनरल कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राफ्टिंग का कोई और डिपार्टमेंट होगा, प्रॉपर्टी का कोई और डिपार्टमेंट होगा। पाकिस्तान के अंदर कोई कॉर्पोरेट लॉ फर्म है तो एवरी वन इज, दे आर डूइंग द सेम वर्क, एवरी पार्टनर, every lawyer, every senior, so they're doing the same kind of work. They have so much exposure. So a lot of times, and a lot of people in Pakistan that even I know have moved and gotten job opportunities in the Middle East, in the UK, in Canada, in Australia, just on the basis of the fact that they practiced 4-5 years of corporate law, hardcore corporate law practice in one of the top firms in Pakistan. So it's a good way to go abroad as well. So ये कॉर्पोरेट लॉ के प्रोफेशन की हम बात कर रहे हैं अभी। अब अगर आपने यूके के अंदर प्रैक्टिसिंग कॉर्पोरेट लॉयर बनना है तो एसक्यू ही कर लें। अब तीसरा ऑप्शन जो आपके पास आता है एलएलबी के बाद इज़ योर मास्टर्स इन लॉ, एलएलएम कहते हैं इसको। नाउ इफ़ यू रियली वांट टू डू योर मास्टर्स इन लॉ, इट्स एन एकेडमिक डिग्री। आपको 4 एग्जाम्स देने, अलग अलग मॉड्यूल्स होंगे, आप स्पेशलाइजेशन अपनी चूज़ करें। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है, तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी अदर यूनिवर्सिटी इन द यूके ऑफर्स एन एलएलएम प्रोग्राम। एसक्यूई कुछ यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, उनको ऑथराइजेशन मिलनी चाहिए। बार 9 यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, उनको ऑथराइजेशन है। एलएलएम विल बी डन बाय एनी यूनिवर्सिटी इन द यूके, and it's not very difficult to get an admission in a LLM for LLM because universities के भी tiers हैं, top tier, mid tier, so whatever grades you get, you can end up doing a LLM. So LLM is for those who really want to get a postgraduate qualification. This is the first thing which is a degree. आप मास्टर्स की डिग्री मिलेगी आपको, आप कह सकते हैं कि भाई मैंने मास्टर्स किया। स्पेशलाइजेशन चूज़ कर लें, उसकी एकेडमिक नॉलेज आपको मिलेगी। 4 एग्जाम्स देने होते हैं साल में, थीसिस सबमिट करनी होती है, मास्टर्स हो सकता है। दैट इज़ मोर रिलैक्सड। एकेडमिकली इट्स नॉट एज चैलेंजिंग एज बार एंड एसक्यूई। एंड अगर आपको फॉर एग्जांपल, बहुत स्टूडेंट्स होते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जी भाई पेरेंट्स से परमिशन नहीं मिली हमें एलएलबी के लिए बाहर जाने की, तो हमने यहाँ पे इंटरनेशनल डिग्री कर ली, एंड उन्होंने हमें वादा किया है कि वो हमें मास्टर्स के लिए भेजेंगे। तो दे नॉट इंटरेस्टेड
in the bar or the SQE, but they just want to explore studying abroad. It's a novelty. आजकल ये भी तो एक कल्चर है. अब देखें कॉलेजेस में जब जाते हैं स्टूडेंट्स तो काफ़ी अपने दोस्त यार उनके बाहर जा रहे होते हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो बहुत लोगों को फील होता है कि नहीं मुझे भी जाना चाहिए. एंड फॉर वट एवर रीजन, समटाइम्स इट्स फाइनेंशियल, समटाइम्स इट्स कल्चरल, समटाइम्स इट्स जस्ट दैट स्टूडेंट्स आर नॉट रेडी टू गो अब्रॉड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मेच्योरिटी एट दैट स्टेज आफ्टर ए लेवल्स. एंड दे आल्सो कंफ्यूज्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स ए लेवल्स के बाद कि करना क्या है. सो वी ऑल्सो रिकमेंड जनरली कि आप अपने बैचलर्स वगैरह के लिए चूज़ if you're confused, and do it in Pakistan and go for your postgraduate studies for in abroad, whether it's US or Canada or UK or Australia. क्योंकि वो 3-4 साल में आपको एक अगर कंफ्यूज हैं आप, आपको एक माइंडसेट बन ही जाता है. कितने लोग हैं जो LLB के बाद नहीं प्रैक्टिस करते, वो कहते हैं ठीक है हमने LLB कर ली, उस टाइम पे शौक था, बट वी डोंट, आफ्टर 3 years ऑफ एक्सपोजर हमें नहीं करना प्रैक्टिस. सो एटलीस्ट इफ देव डन द LLB, अब वो बाहर जाके LLB करते हो फिर डिसाइड करते हैं, तो आपने 4 करोड़ 4.5 करोड़ रुपए लगा दिए फाइनेंशियली, राइट. उसके बाद आपने टाइम लगाया, फिर आपने डिसाइड किया कि मुझे LLB नहीं करना, मुझे लॉ प्रैक्टिस नहीं करनी, तो टेक्निकली आपका बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइनेंशियली भी लग गया. अब आपने कंपेयर करें पाकिस्तान से, तो अगर आपने लोकल डिग्री करनी है 5 साल में होती है, उसका कॉस्ट कम है. अगर इंटरनेशनल डिग्री भी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की, सो 3 साल का जो कॉस्ट भी पड़ेगा आपको, तो इट विल बी अराउंड 30 to 40 लाख, 40 lakhs में भी, राइट. अभी हो गया तो 40 lakhs compared to 4.5-4 crores and 40 lakhs, 10% of the cost, and you get the same international degree, right, with the transfer option. If you want to go to this in your second or third year, you can do that. So that technically, and you're in the comfort of your home, you have your parents around, you're growing up, you're learning stuff, A levels, and the student 16, 17 years of age, you're confused, and it's natural. No one is born with the, very few people are, at a very young age they get a thing that I want to become this and I will become this, and they're very consistent. We've all gone through that phase, and it's a very natural phase, that anxiety and all of that. So it's there, it's fine, and that's very natural. So you don't have to be afraid or anything. Life will take you in whatever path you have to choose for yourself, and that's destiny as well in certain aspects. So आप अगर LLB करके LLM, अगर खाली स्टूडेंट एक्सपीरियंस लेने जाना है, मास्टर्स की क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, रिलैक्स्ड एक आपको पर्सपेक्टिव चाहिए कि भाई 2 दिन खाली जाना है अपनी यूनिवर्सिटी, 3-3 घंटे के सेशंस होंगे, रीडिंग असाइनमेंट्स होंगी, राइट, और उसके बेसिस के ऊपर आपका सेमेस्टर निकल जाएगा, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम ऑन योर हैंड्स टू एक्सप्लोर द UK, टू मेक फ्रेंड्स, टू मिंगल विद डिफरेंट कल्चर्स, just learn a lot of different things that you may not learn in Pakistan, right? You get that exposure, that confidence of talking to others. A lot of people have that anxiety that they cannot, overcome when they're here in Pakistan, that they're not very open, they can't make conversations with others. And when they go abroad, they're in a completely different environment where they don't know anyone, no one's going to judge them, they're not going to judge others. So वो काफ़ी एक होता है ना, खुलते हैं लोग, राइट, उनका एक पर्सपेक्टिव, दुनिया का होराइजन ब्रॉड होता है. तो उस पर्सपेक्टिव से अगर खाली आपने बाहर जाना है तो, और मास्टर्स की डिग्री भी चाहिए, तो आप जाएं. फिर अगर आपको फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सर्विस में जाना है, CSS दे के, अपने प्रोविंशियल एग्जाम्स दे के, कंपिटिटिव एग्जाम्स जो हैं, या जुडिशरी की तरफ जाना है, तो मास्टर्स इज़ द बेस्ट qualification that you can take, because it's a degree, right? you're a post, और एकेडमिक्स में आना है आपने टीचर बनना है, आपने पढ़ाना है, तो आप LLM करें, राइट, उसके बाद PhD के लिए एनरोल करें, तो ये एक प्रोसीजर आपका बन सकता है. तो देखिए इट्स वेरी डिमार्केटेड, यानी ऐसा नहीं कह सकते कि कोई कन्फ्यूजन हो लोगों को, चीज़ें बड़ी ही क्रिस्टल क्लियर है. इट्स जस्ट दैट पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, डाइजेस्ट दीज थिंग्स. LLB किया, क्यों किया? जी भाई वकील बनना है, ओके. कौन सा वकील बनना है? जी मुझे कोर्ट प्रैक्टिस करनी है, लिटिगेशन में जाना है, मुझे वो वकालत पसंद है. तो भाई आप पहले तो वकील बनना है, लॉ प्रैक्टिस करनी है, कोर्ट जाना है, ये सारी बातें बिल्कुल सही है, आपको शौक है, लेकिन आप प्लीज़ इसको उस बेसिस पे नहीं देखिएगा, बॉस्टन लीगल देख के या सूट्स देख के, हार्वी स्पेक्टर को देखते हैं कि भाई मुझे वकील बनना. आप जाएं, आप पहले हाई कोर्ट जाएं, आप वहाँ बैठें, दे ओपन कोर्ट्स या पब्लिक कोर्ट्स, आप जाएं एक दिन, चाहे आपने A levels किया हो, आप जून जुलाई में आप फारिग हो जाएंगे A levels करके या इंटर करके. आप हाई कोर्ट जाएँ, सिंध हाई कोर्ट कराची में है जो, राइट, वहाँ जाके आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखें, वहाँ देखें कि वहाँ किस तरह से चीज़ें चलती हैं. उसके बाद सिटी कोर्ट भी ज़रूर जाइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस वहीं से शुरू होनी है. तो सिटी कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आप जब जाएंगे हमारे, वहाँ का माहौल देखें, वहाँ देखें किस तरह का एनवायरनमेंट है, वहाँ पे आपको देखें कि आपको कोट पहन के या जो कोट अटाया हो पहन के पूरा ये सुबह से शाम तक, सुबह से दोपहर तक जो उनका टाइमिंग्स है, आपको गर्मी के अंदर उस इन्वायरमेंट के अंदर, right? And people have made a lot of money, as lawyers, successful lawyers, they're earning a lot of money, they have a reputation, it's a very honorable profession. But वो वहाँ तक पहुँचने के लिए, they've all gone through that hard work and grunt. They've all sacrificed a lot. Are you willing to do that?
pick the profession of litigation. Then your study options open up कि बार करना है या क्या करना है, जो हमने डिस्कस किया. आपने कल को कॉर्पोरेट लॉयर बनना है, तो भाई कॉर्पोरेट लॉ इज़ मोर, काफ़ी पेरेंट्स है वो कहते हैं फॉर फीमेल्स, वो कहते हैं कि नहीं हम कोर्ट का माहौल सही नहीं है, हम हमारी बेटियों को नहीं भेजेंगे. दैट्स वेरी फाइन, बट दैट डजंट मीन दैट यू फोर्स योर डॉटर्स टू नॉट टेक अप लॉ, राइट? इट्स अ वेरी ऑनरेबल प्रोफेशन. आपने कोर्ट नहीं भेजना तो कोई मसला नहीं है. कॉर्पोरेट लॉ इज अ सेकंड ऑप्शन. दैट्स, you don't have to go to court, you have to go to an office, and it's very 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 professional. Even in Pakistan, every other organization right now, and अब तो laws ऐसा ऐसा टैक्स का बेस, बिजनेस करने का तरीका बड़ा आहिस्ता आहिस्ता फॉर्मलाइज हो रहा है. रेगुलेशंस आ रही हैं, नए नए रूल्स आ रहे हैं. तो अब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अब कॉर्पोरेट लॉयर की ज़रूरत पड़ती है कहीं ना कहीं. एडवाइज़र आपको चाहिए ही है, लीगल एडवाइज़र चाहिए ही, बड़ी फर्म्स को भी, अब तो मिड टियर फर्म्स को भी, एंड कल को छोटी फर्म्स को भी चाहिए होगा. सो कॉर्पोरेट लॉ का प्रोफेशन है, और उसके अंदर 3-4 साल आपने कोई अच्छी कॉर्पोरेट लॉ फर्म में काम किया, काम सीखा, और फिर आपने अगर अपना वर्क लाइफ बैलेंस रखना है तो आप बिल्कुल इन हाउस जा सकते हैं. कोई मल्टीनेशनल कंपनी, लोकल कंपनी के अंदर लीगल डिपार्टमेंट में आप चले गए, और उनके अंदर एक कॉर्पोरेट 9 to 5 जो जॉब होती है वो आपको मिल सकती है. तो यू कैन डू दैट एज वेल. एंड इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं. इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस आपकी मर्जी है, आप एक ट्रांजैक्शन लें, आप 2 लें, आपकी मर्जी है जितना आपने काम करना है. कितने सारे आउटसोर्स्ड काम हैं, अब तो पूरी दुनिया ग्लोबलाइज हो गई है, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं. सो इट्स नॉट जस्ट दैट यू आर फिक्स टूवर्ड्स द थिंग कि मुझे कोर्ट ही जाना है. लॉ इज़ नॉट अबाउट दैट. लेकिन अब आपने कॉर्पोरेट लॉयर बनना है तो इधर आप बस LLB डिग्री करके प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, या आप जाएँ अपने मास्टर्स ऑफ लॉ, LLM करें. SQE अगर आपने करना है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एक वो कोर्स लेना है, तो आप SQE करें, लाइसेंस लें, उसका वहाँ का भी लाइसेंस रखें, और यहाँ भी, यहाँ आ जाएँ, वहाँ जब सेटल होना है तो वहाँ की वो करें. तो ये सारी चीज़ें आपके पास है, लेकिन आपको एक माइंड होना चाहिए. अब कितने हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स में जो LLB के बाद नहीं प्रैक्टिस कर रहे लॉ. A lot of them have joined their family businesses, and they have a law degree. That's fine, that's good, they've learned a lot. Quite a few, some of them, they do their MBA after LLB and they go into business. One of my students, he did something in acting, and he's into acting profession. That's fine, that's his passion. At least he has his law degree. कितने सारे आज भी कहते हैं हम जो फैशन इंडस्ट्री में हैं, कितने सारे हैं जिनके लिखा होगा बायो में आपको कि LLB करी हुई. So that's good, they have the knowledge and they're doing what they love. So it's not that you're bound that you have to be a lawyer, right? A lot of people after A levels might think law is a profession, but later on they might not think that law is a profession for them. At least they have an undergraduate degree, which is considered as an undergrad, and then you can do your postgraduate in anything. You can't be an engineer or a doctor unless you have to start your studies again. But बाकी सारे professions तो open है ना आपके लिए. ठीक है. इस हवाले से अगर हम बात करें, you've touched on 2 points. एक तो आपने कहा कि you need to be informed. ठीक है. इसके हवाले से you talked about doing internships, going to various firms, talking to a lot of people, understanding which roadmap is the right one for you. इसके साथ साथ आपने ये भी बात की कि maybe there is a possibility that you don't want to go into law and you want to do something else. तो जो मुझे यहाँ पे commonality दिख रही है कि immediately after LLB, after graduation, it is possible that going right into postgraduate studies may not be the right option for you. It may work for some, but it may not work for others. In terms of clarity, तो what is your opinion in terms of कि हमें students को ये counsel करना चाहिए कि आप graduate हुए हैं, spend a little bit of time working, maybe a year or two, and then maybe look at further studies. Yeah, is that not a good way to do things in terms of academics? So what are your thoughts on that? Well, देखिए, my personal opinion will always be that you have 3 years if you're doing an international LLB degree, you have 3 years of exploration. If you're doing a local LLB degree, you have 5 years of exploration. 3 या 5 साल में आपका बड़ा टाइम होता है. प्लानिंग करें ना. अभी जैसे ये एक छोटे सा पॉडकास्ट हमने डिस्कस किया, हमने बहुत सारी बातें की हैं. Some of them are my own personal opinions and other people may have a different opinion. But then there's certain core facts which I mentioned which are facts. It's not based on anyone's opinion. अब ये नॉलेज आपने ले ली. अब आप अगर फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट है तो इस नॉलेज के बेसिस के ऊपर काम शुरू करें. अभी से फिगर आउट करें कि आपको आगे करना क्या है. और कहीं ना कहीं देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वील गो विद द फ्लो. अभी एक जनरेशन Z का कॉन्सेप्ट है कि भाई वी आर जेन Z, वी गो विद द फ्लो, राइट. नाउ I mean, that's in my personal opinion. Why would you do that, right? You need to understand that you need to, if you want to be, because you're Gen Z, obviously, and
you want to, but you want to be successful in certain ways, right? So your career has to be planned at least. बाकी सारी चीज़ें हो, go with the flow. But career planning at a basic level होनी चाहिए, बड़ा ज़रूरी है. एंड उसके लिए you need to make a decision. आपका 3 साल है, आप इंटर्नशिप्स करें, 3 साल में करें, आप वकीलों से बात करें, you talk to people, you discuss things, you talk about what the profession is about. And end of the day मैं तो बिल्कुल सिंपल बात करता हूँ. बहुत लोग मुझे आके कहते हैं सर हम 1 साल या 6 महीने कॉर्पोरेट लॉ फर्म में इंटर्नशिप करेंगे, फिर हम 6 महीने लिटिगेशन में करेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे हमें क्या करना. मैं कहता हूँ it's personal opinion. I would say it's not a good idea. Why do you want to do that? Right? Because in 6 months of litigation, you're going to go into hell. In the first 6 months, you technically will be doing you'll be doing administrative work. Now, how will you understand that what the high of this profession is? That high will only come after 3-4 years when you know everything on your fingertips and you पूरा केस का ब्रीफ आप खुद ही चला रहे हैं. तब एक मज़ा आता है लिटिगेशन का, जब आप जाते हैं केस ब्रीफ, पूरी केस मैनेजमेंट खुद कर रहे हैं, क्लाइंट कॉन्फ्रेंसिंग से लेकर केस फाइल करने से लेकर ड्राफ्टिंग से लेकर कोर्ट केस प्रेजेंट करते हैं आप, उससे लेकर रिलीफ ले तक या वॉट एवर, फिर अपील कर तक पूरी चीज़ें आप कर रहे हैं. तब आपको एक समझ आएगी कि लिटिगेशन का जो मज़ा है वो क्या है. ये लोग जो हैं, जो सीनियर लॉयर्स हैं, ये क्यों कर रहे हैं? देयर इज़ अ हाई टू द प्रोफेशन एंड इट्स अ वेरी पावरफुल प्रोफेशन, राइट? तो वो आपको 6 महीने में नहीं समझ आना. आपको इतना ही समझ आना है तो आज ही चले जाएं, आप जाके बैठ जाएं, कोई भी सिटी कोर्ट चले जाएं, हाई कोर्ट चले जाएं. आप सिटी कोर्ट जाएंगे, आपको तो बोलेंगे आपके मुझे तो कभी करना ही नहीं चाहिए लॉ. बट ये लोग लॉयर्स जो हैं, सारे सक्सेसफुल लॉयर्स हैं, दे स्टार्टेड देयर, दे लर्नड राइट इन द हार्ड वे एंड नाउ दे ग्रूम्ड. सो ये तो आपका प्ले ग्राउंड है, आपने जाना है, आपने करना है, राइट? अब इसकी तरह अगर आप कॉर्पोरेट की बात करें तो मैं कॉर्पोरेट लॉ फर्म में जाऊंगा, 6 महीने काम करूँ, 6 महीने आपको प्रूफ रीडिंग मिलेगी, आपको खाली बेसिक रिसर्च का काम मिलेगा, क्योंकि आपको थोड़ी कोई मर्जर के अंदर पूरा मर्जर आपके हाथ दे देंगे कि भाई ये मर्जर एग्जीक्यूट करके दो, ये शेयर एक्विजिशन की पूरी ट्रांजैक्शन क्लोज करके दो. जी भाई हमारे ये बड़ी कंपनी है, उनकी कोई लीगल ओपिनियन आया हुआ है, उसको पूरा ड्राफ्ट करके सेंड कर दो. ये आपको नहीं दे सकते. देयर इज अ लीगल रिस्क इन्वॉल्व टू इट. यू आर न्यू इन द प्रोफेशन, यू डोंट नो एनीथिंग, यू नीड टू लर्न फर्स्ट. तो आप 6 महीने में भी कुछ सच नहीं सीखोगे, राइट? एंड एवरी वन इज़ वर्किंग इन अ लॉ फर्म, इट्स नॉट अ स्कूल, राइट? और थियोरी और प्रैक्टिस जैसे ज़मीन और आसमान है. थियोरी और प्रैक्टिस ज़मीन और आसमान. थियोरी जो आप लॉ फील्ड में LLB की डिग्री में सीखते हो, इट्स ऑल वेरी थियोरेटिकल, इट गिव्स यू द बेसिक नॉलेज ऑफ व्हाट लॉ इज़. प्रैक्टिस कोई भी लॉ स्कूल नहीं सिखा सकती, वो आपने खुद ही जाके सीखनी है, राइट? तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन होता है, मैं कहता हूँ देखें, आपको जितनी नॉलेज मिल चुकी है बातें करके, समझ के, और जितने पाकिस्तानी लॉ की मॉड्यूल्स आपने अगर लिए हो, को थोड़ा इंटर्नशिप एक्सपीरियंस लिया हो, उसी के बेसिस पे एक डिसीजन ले लो एंड जस्ट स्टिक टू इट. जैसे कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना साहब, माय फाउंडर ऑफ आवर कंट्री, सेड दैट ही टुक अ डिसीजन एंड मेड इट राइट. You take a decision and stick by it. You'll be successful. Be consistent. Success के लिए hard work and consistency is required. यहाँ पे लोग हार्ड वर्क के लिए तैयार होते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहते. वो 2 साल में बोर हो जाते हैं, क्योंकि 2 साल में उनको वो सक्सेस नहीं आ मिलता, तो वो कहते हैं ठीक है स्विच कर लेते हैं. फिर वो वापसी जीरो से स्टार्ट करते हैं. जैसे वो लिटिगेशन मैंने 2 साल की, 2.5 साल की, और नहीं मज़ा नहीं आ रहा. क्यों नहीं मज़ा आ रहा? आई एम नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट और सक्सेस और वॉट एवर माई गोल्स वर. यू विल नॉट गेट इट इन 2.5 years. It's impossible, right? You have to wait for 5, 6, 7 years, and then you can say, and 5, 6, 7 years is not a lot of time, technically speaking. And this is for every profession, not just law, but law के अंदर मेहनत थोड़ी ज़्यादा है. आप देखें, अगर 23 साल में ग्रेजुएट होते हैं, 7 साल इज़ 30 years, इतना तो वेट कर सकते हैं. कॉर्पोरेट में चले जाएं तो भी यही टाइम फ्रेम है, अगर इफ़ यू आर गुड, राइट? एंड इफ़ यू नॉट, देन विल टेक मोर टाइम. It also depends on the amount of time you are willing to invest. If you're investing on work 15 hours a day in your initial years, right? I'm not saying it's the right thing to do or wrong thing. I'm just discussing facts. If you're investing 15 to 16 hours a day and 7 days a week, obviously your progression in terms of a person who's working 6 hours or 7 hours a day is going to be faster. You're going to achieve the same result faster because your brain is going to be learning more things faster in that sense. So that's how things are, right? So practical sense के अंदर, just take a decision during your 3 years of LLB, stick by the decision, and if you have done that decision taking, my suggestion personally is do your postgraduate education if you want to do it. देखें, कोई पीछे नहीं हो जाएगा ज़िंदगी में अगर वो बार नहीं करके आता है, SQ या LLM नहीं करके आता है. I'm sure majority of lawyers will also agree, people who are in the profession will also agree कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है कि बाहर करके आओ, कोई ज़रूरत नहीं है SQ करके आओ, कोई ज़रूरत नहीं है LLM करके आओ.
काबिल बनो, हार्ड वर्किंग बनो, मेहनती बनो, सीखो काम, लेके चलो चीज़ें हमारे साथ, और ज़्यादा अपना एट इनिशियल स्टेज भी हम्बल। ह्यूमिलिटी बहुत ज़रूरी है, हम्बलनेस बड़ा ज़रूरी है। ये बात एक्सेप्ट करना आजकल एक जनरेशन में आया हुआ है कि वी आर नो एट ऑल, हमें तो ज़्यादा आता है। जो 20 साल से वकील है, 15 साल से वकील है, उन्होंने कुछ तो सीखा है ना। आप कहो मैंने यूट्यूब पे 10 वीडियोस देख लिया है, 10 किताबें पढ़ ली है, कुछ और ज़रा तेज़ी से कर लिया, तो भाई मुझे सब आपसे ज़्यादा आता है। नहीं, बी हम्बल, लर्न, कीप योर हेड डाउन, अंडरस्टैंड थिंग्स। इफ़ यू गेट अ सीनियर हु इज़ टीचिंग यू, गनीमत है आज के ज़माने में, क्योंकि आजकल लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर भी बहुत कम लोग हैं जो लोगों को ग्रूम कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। एंड इफ़ यू गेट दैट काइंड ऑफ मेंटोर, आई थिंक दैट इज़ दैट यू लकी। Learn, right? And then after you learn, right, you keep on learning, obviously, and then you decide how your career takes forward. So पहली बात, कोई ज़रूरत नहीं है आपको, कोई फंडामेंटल वो नहीं है कि ज़िंदगी में आप पीछे हो जाएंगे अगर आप बार LLM SQ नहीं करेंगे या कुछ, राइट? आप मेहनत करोगे, आप वहीं पे पहुंच जाओगे जहाँ बहुत सारे सीनियर लॉयर्स हैं, वेरी सक्सेसफुल लॉयर्स, जिन्होंने ना बार किया है, ना LLM, ना SQ ही किया है, LLB के बाद प्रैक्टिस करी है, सारा सीखा, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल, माशाल्लाह. There are other lawyers who've done their bar, LLM and SQ, and they're also doing very well. So it's all about the experience and hard work that you put in. But if you really want to go and do your bar, LLM, SQE for exposure purposes, to learn, and you're not burdening your parents, you have that extra money saved up, you want to explore the world, you want to go abroad, you want to have that perspective and exposure and horizon आपको broad करना है, तो do it after LLB. जैसे LLB खत्म होती है, जस्ट गेट इट डन, बिकॉज देखिए बहुत लोग क्या कहते हैं मैं 2 साल काम करके फिर जाऊँगा। सो प्रॉब्लम क्या होता है कि आपने 1 साल या 2 साल काम किया, आपके माइंड में वही होता है कि आपने बाहर जाना ही है 2 साल बाद, तो आपकी जो मेहनत होती है वो रिलेटिवली 2 साल बाद वैसे ही बाहर जाना है। जो भी लॉ फर्म में हो आप उसको देखोगे कि इट्स ओनली आई एम हियर फॉर 2 years ओनली, और 1 year ओनली, और 6 months ओनली. So you're not never going to put in that kind of effort, and obviously if you don't put in that kind of effort psychologically, right, you will eventually not produce that kind of results, or your learning curve is also going to be in that sense, right? तो कोई फ़ायदा नहीं होता, वो 6 साल या 1 महीना ज़ाया ही होते हैं टेक्निकली, राइट? ना आप कुछ सीखते हो और ना ही कुछ ज़्यादा आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो फर्म की तरफ, और आपको वैसे ही बाहर जाना होता है और 1 साल एक्स्ट्रा ज़ाया हो जाता है आपका। बेहतर है LLB करें। आपको अगर जाना है बाहर, आप फ़ौरन LLB के बाद जाएं, अपनी एजुकेशन कम्प्लीटली ख़त्म करें कि अब आपकी ज़िंदगी में एजुकेशन पर्पसेस के लिए हर चीज़ आपकी टिक हो गई है, और उसके बाद जंप करें प्रोफेशन में, और इस तरह जंप करें, राइट, दैट देयर इज़ नो गोइंग बैक। बर्न योर ब्रिजेस, जंप इन, लिटिगेशन हो, कॉर्पोरेट हो, प्रॉपर्टी हो, टैक्स हो, कस्टम लॉ के अंदर प्रैक्टिकल मास्टरी करनी है, वट एवर योर प्रोफेशन, वट एवर यू वांट टू चूज़, या आपको CSS देना है, या आपको जुडिशरी में जाना है, उसके कम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, उसके लिए भी मेहनत चाहिए, जो भी आपको करना है, डू इट, जंप इन, वर्क वेरी हार्ड, टायरलेसली, राइट, एंड डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ, एंड उसके साथ जो भी है रिस्पेक्ट करें। अगर कोई आपको मेंटोर्स ढूंढे इंडस्ट्री के अंदर जो आपको ग्रूम कर सकें, आपको ट्रेन कर सकें, राइट, एंड डोंट स्टिक अराउंड विद पीपल who not who disrespect you. Don't do that, right? I wouldn't advise. आप अगर फॉर एग्जांपल कोई आपके सीनियर है जो आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं हर बात पे या कुछ ऐसा है, तो you quit. There are a lot of other options. You don't stick around in one place and make your career. So ये आप करें बिल्कुल। Okay, so Qadir sir, we've talked about a lot of things today. And if you were to summarize the key takeaways from this discussion, what would they be? So consolidating everything together, and like people who have taught, they would understand that I usually have a very structured way of teaching as well. I do it in boxes, right? So pehle, I think the first box in that sense would be कि आप जब LLB के दौरान हैं, चाहे लोकल हो या फॉरेन हो, try talking to people, try getting an internship, maybe work experience, to understand whether your interest lies in litigation, court practice, or corporate law, or any other field, for example, government services, judiciary, right? And take a decision. Stick by it. Litigation थोड़ा remotely भी पसंद आ गया ना, कि नहीं ये मुझे लग रहा है कि मैं उसमें कुछ कर सकता हूँ मेरे strengths weaknesses को देखते हुए, stick by it. Make it a life aim to become one of the top litigators in the country. Make it a life aim to become a top corporate lawyer of this country. Make it a life aim to become a very successful government servant who can serve the nation. Make a perspective to want to be a judge of the Supreme Court, to go in the judiciary and work your way up to the Supreme Court, right? Take that decision.
Then box 2, figure out that, okay, let's suppose I want to be a litigator, right? I want to be one of the top litigators in the country in the next 10 years, next 15, 20, whatever years. Don't keep a time frame to it. Then reverse engineer the whole concept कि ओके अब मुझे LLB में क्या करना है. अगर आपने फर्स्ट ईयर के अंदर ये डिसीजन ले लिया है तो यू वेरी लकी. सेकेंड ईयर में लिया है तो भी ठीक है, थर्ड ईयर में लिया है दैट्स फाइन, एटलीस्ट ले लिया. उसके बाद आपकी जो 3 साल है, जस्ट हैव अ सिंगल ट्रैक माइंड ऑफ एक्सप्लोरिंग लिटिगेशन. आपके लॉ स्कूल के अंदर कोई गेस्ट स्पीकर सेशन हो रहा है, कोई लिटिगेशन वाले लोग आ रहे हैं, उनसे नेटवर्किंग शुरू करें, उनसे बातें शुरू करें. फ्री टाइम है आपके पास, जस्ट गो एंड सिट इन द कोर्ट्स. जाएँ आप कोर्ट में बैठें, प्रोसीडिंग्स को एक्सप्लोर करें. इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको. By all means, do an internship, learn, keep your head down, be humble, learn, work hard. सुबह बुलाया अगर 8 बजे तो 7:30 बजे कोर्ट पहुंच जाए, राइट. दोपहर को अगर बैठना है, काम करना है तो वहाँ पे या घर जाके काम करके डिलीवर करें. जिस तरह भी करें, सवाल पूछें, लोगों से पूछें कि किस तरह काम करना है. लर्न, किताबें पढ़ें, रिसर्च करें, राइट, ड्यूरिंग योर LLB. दैट्स बॉक्स 2. बॉक्स 3, postgraduate education if you can afford it without burdening your parents. Please don't do that. They've done a lot in your life. Go for your bar. Litigation अगर पाकिस्तान में practice करनी है, go for your bar if you want to go, right? Do your bar. Great. Come back, jump into the profession. Box 4, jump into the profession, work hard, tirelessly for the first 5-6 years. I promise you, 6 years of real hard work, right? You will end up somewhere. And that'll be a good place. And then take it forward. And similarly for other, if you've chosen corporate law, same thing. But corporate law ke andar, if you're talking about postgraduate studies, do your LLM or your SQE. If you really want to go abroad and just want to go for exposure and, knowledge and all of that, not that you'll be left behind in the world if you don't go abroad. If you want to become a government servant or judicial officer, LLB के दौरान ही फ्री टाइम है, आप उसकी किताबें लें. CSS बड़ा मुश्किल होता है देना. एटलीस्ट उसका जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, आप अपनी अंग्रेज़ी बेहतर करें. कितने स्टूडेंट्स को मैंने एडवाइस की फर्स्ट ईयर में, दे टुक माई एडवाइस. और थर्ड ईयर के अंदर अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे जो ट्यूशन्स ले रहे हैं CSS के अभी से, थर्ड ईयर में ही. उनको बनना ही गवर्नमेंट सर्वेंट है. एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट बिकॉज दे मेड अप द माइंड, राइट, ऑब्वियसली दे विल अचीव दैट एम इंशाल्लाह. सो ये कंसोलिडेशन एक करियर प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से है. और अगर आप कन्फ्यूज हैं LLB थर्ड ईयर तक भी, डजेंट मैटर, इट्स ओके इफ़ यू कन्फ्यूज. देखिए, आप ना ले सके डिसीजन, बहुत लोग नहीं ले सकते, इट्स फाइन. बट देखिए, इवेंचुअली कभी ना कभी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा. सो वाई नॉट टेक इट अर्ली, क्योंकि जो स्टेक्स हैं वो तो वही हैं. मैं फर्स्ट ईयर में डिसाइड करूँ मुझे लिटिगेशन लॉयर बनना है और मैं उसी तरफ अपना रुझान कर लूँ तो मुझे दुनिया दिखेगी लिटिगेशन पर्सपेक्टिव से, तो मैं सीखूंगा भी. मैं थर्ड ईयर में डिसाइड करूँगा तो मुझे वही काम करना है. मैं 10 साल बाद भी डिसाइड करूँ मुझे लिटिगेशन लॉयर बनना है तो मुझे वही ग्रंट वर्क से जाना पड़ेगा. सो टेक अ डिसीजन अर्ली ऑन एंड जस्ट then go with the flow. जो generation Z का mindset है, go with the flow. then at least stick to one path, be consistent. So ये हमारा एक पूरा एक in a nutshell structured तरीके से अगर हम डिस्कस करें तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की आज. Thank you so much for your time, Qadir Saab, today, and touching all the aspects in a very detailed fashion. I'm sure all the listeners will be able to take a lot of value from this. And thank you very much. So we were able to talk in detail what you need to do after your LLB, talk about career prospects, and also touch upon the postgraduate study options that you can pursue right after completing your LLB degree, whether it's a local law degree or the University of London LLB degree. We hope to see you again for the next episode where we will talk about opportunities that you have academically to study in Pakistan. And we will also explore other countries in terms of future prospects as well as academic prospects. Thank you.